हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय टुडेज़ वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डीएवी क्लास 8 का सोशल साइंस चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का एक पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें हमने पढ़ा था कि फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है: ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट। तो इसके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं यहाँ से, एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेस्ट आर द ब्रीदिंग लंग्स ऑफ द सिविलाइजेशन एंड देयरफॉर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ अर्थ। फॉरेस्ट क्या है? किसी भी सभ्यता के लिए ब्रीदिंग लंग्स है, यानी कि सांस लेने वाला फेफड़ा। क्योंकि बिना जंगलों के हम ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर सकेंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे, और इसलिए ये अर्थ पे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉरेस्ट हेल्प अस टू ब्रीथ बाय कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन। फॉरेस्ट क्या करते हैं? जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, जो हमें सांस लेने में हमारी मदद करती है। दे प्रोवाइड सेफ हैबिटेट टू द वाइल्ड एनिमल्स। और ये जंगल में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके लिए सुरक्षित आवास भी प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारे जंगली जानवर जो हैं वो जंगल में रहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी आजीविका यानी जीवन यापन वे जंगलों पे ही निर्भर है उनका, यानी उन्हीं से उसका रोज़गार चलता है। और ट्रीज़ आल्सो हेल्प इन कीपिंग अर्थ कूल। और पेड़ अर्थ को कूल भी रखते हैं, क्योंकि जब छाया बनी रहेगी तो सनलाइट से अर्थ का जो सरफेस है वो उतना हीट नहीं होगा। लार्ज फॉरेस्ट कवर्स हेल्प्स इन कॉजिंग रेनफॉल। जब बहुत ज़्यादा जंगल रहेंगे तो उससे क्या होगा कि रेनफॉल भी अच्छी होगी। अच्छी रेनफॉल के लिए लार्ज फॉरेस्ट कवर होना ज़रूरी है। रूट्स जो है, पेड़ के जो रूट्स हैं वो सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखते हैं, और जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसमें भी उसको भी बढ़ाते हैं। जैसे क्या होता है, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी प्लेन मैदानों में या रोड पर जो पक्के हैं वहाँ पे तो पानी ज़मीन में जाता ही नहीं है, एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाता है। और जो मैदान है प्लेन, जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, तो वहाँ पे भी बहुत तेज़ी से बह के निकल जाता है, और सॉइल इरोजन भी होता है वैसे एरिया में। लेकिन जहाँ जंगल है तो वहाँ क्या, जंगल के जहाँ सरफेस पे पेड़ के पत्ते गिरे रहते हैं, घास वगैरह उगे रहते हैं, बहुत सारी श्रब्स रहते हैं, तो वहाँ पर पानी उतनी स्पीडली से नहीं बह पाता है। तो वो क्या होता है, मिट्टी में अंदर धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता चला जाता है। इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता है, और इससे फिर क्या होता है कि बाढ़ को भी रोका जा सकता है। तो इसलिए ट्रीज़ कितने इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। डिफॉरेस्ट्रेशन, अंधाधुंध कटाई हो जो कर रहे हैं लोग पेड़ों की, इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो है वो कम होते जा रहे हैं। सॉइल इरोजन हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का जो हैबिटेट है, रहने की जगह है जंगल, वो अब वे खोते जा रहे हैं। इट इज़ अ मैटर टू ग्रेव कंसर्न एंड देयरफॉर गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्ट्रिंजेंट मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट कवर। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय बन गया है आज के समय में, और गवर्नमेंट ने इसके लिए कई सारे कड़े उपाय अपनाए हैं ताकि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। जिनमें से कुछ उपाय देखिए आगे दिए हुए हैं, क्या क्या हैं देखते हैं। अफॉरेस्ट्रेशन और लार्ज स्केल प्लांटेशन ऑफ ट्री। अफॉरेस्ट्रेशन यानी पेड़ लगाना, यानी बहुत बड़े पैमाने पर पेड़ों को आप प्लांटेशन करना, पेड़ों के छोटे छोटे पौधे लगाना। ईच वन प्लांट वन पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी जिसमें हर एक आदमी हर एक पेड़ लगाए। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड यूजेज ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ वुड, यानी कि जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं, जंगलों के जो प्रोडक्ट हैं, लकड़ी वगैरह हैं, उनका पर्याप्त यूज़ किया जाए। ये नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा उनको काटा जाए, ऐसा नहीं है। और अगर हो सके तो उस लकड़ी की जगह पे कुछ दूसरे चीज़ को ऑप्शन में भी रखा जाए और उसका यूज़ किया जाए, ताकि कम से कम पेड़ काटे जाएँ। इन्फोर्समेंट ऑफ नंबर ऑफ लॉज गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड प्रोहिबिटेड डिफॉरेस्ट्रेशन। मतलब कि जो वन है, जंगल है, इनकी रक्षा के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे कानूनों को लागू करना है, ताकि डिफॉरेस्ट्रेशन जो है उसे प्रोहिबिट किया जा सके, उसे रोका जा सके। डिस्करेजिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन विद कॉजेज फॉरेस्ट लॉस। अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, एक जगह खेती किया उन्होंने 1 साल 2 साल 4 साल, उसके बाद फिर वहाँ पे छोड़ के वे दूसरी जगह जंगलों को साफ़ करते हैं,
पेड़ों को कटाई करते हैं, फिर वहाँ खेती करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम में फिर दूसरी जगह जंगलों को साफ़ करते हैं, फिर वहाँ खेती करते हैं। तो ये क्या हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसको डिस्करेज करना चाहिए, इस पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि इस तरह जंगल धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ में कैसे एनिमल्स होते हैं, नॉन डोमेस्टिक, यानी कि जो पालतू नहीं होते हैं, जंगली जानवर जो होते हैं उन्हें वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड किया गया, जैसे कि बर्ड्स, फिशेस, एनिमल्स जो कि जंगल को ही अपना नेचुरल हैबिटेट बनाते हैं, वहीं पे जंगल में ही रहते हैं। ये इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कौन, बर्ड्स, फिशेस, एनिमल्स जो भी नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ये नेचुरल इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। वाइल्ड लाइफ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू क्लाइमेटिक वेरिएशन। अब जो ये वाइल्ड लाइफ है, यानी जो जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, ये सब अलग अलग प्लेस पे डिपेंड करते हैं कि अलग अलग जगहों का जहाँ जैसा क्लाइमेट होगा उसके अनुसार वहाँ पे वो जानवर पाए जाते हैं। बहुत से जानवर जो कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं वो हॉट रीजन में नहीं, जो हॉट रीजन में है वो कोल्ड रीजन में नहीं। तो ये क्लाइमेट पे वेरिएशन करता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इंडिया में बहुत ज़्यादा वैरायटी के बर्ड्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे ब्लैक बक, पीकॉक, लायन, बंगाल टाइगर, ये सभी इंडिया में पाए जाते हैं। और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी फेमस है कोला बियर, ईमू, कूकाबूरा, ये सब ऑस्ट्रेलिया के फेमस एनिमल्स हैं जो कि इधर नहीं होते हैं। वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी एसेंशियल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे वाइल्ड लाइफ जो है इकोलॉजिकल बैलेंस को बैलेंस करने में बहुत ही एसेंशियल है। वाइल्ड लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स एस्थेटिक वैल्यूज़ एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। जो वाइल्ड लाइफ है अपने सौंदर्य मूल्य यानी एस्थेटिक मूल्य यानी सौंदर्य ब्यूटी के लिए और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूटी के लिए क्योंकि देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो बहुत सारे नेशनल पार्क वगैरह हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इन सब में जाते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। जो ब्यूटी ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, ये टूरिज़्म को बूस्ट करता है, यानी टूरिज़्म को बढ़ावा देता है। जंगलों की जो सुंदरता है, वहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं, इससे क्या होता है, लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, तो इससे वहाँ पे लोगों के लिए बहुत सारे जॉब क्रिएट होते हैं, क्योंकि उन्हें फिर जो टूरिस्ट आते हैं उनको गाइड करने के लिए लोगों को ज़रूरत होती है, उनको घुमाने के लिए ज़रूरत होती है, तो इससे टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलता है। एनिमल्स बिहेवियर चेंजेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे कि सुनामी या अर्थक्वेक, तो उस समय एनिमल्स के जो बिहेवियर हैं वो चेंज हो जाते हैं। इफ़ दिस इंफॉर्मेशन कैन बी हार्नेस्ड फॉर इम्पार्टिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम। अगर इस इंफॉर्मेशन को हम पूर्व चेतावनी के लिए के रूप में यूज़ किया जा सकता है, अगर किया जाए तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ को सेव किया जा सकता है। अगर हम इसको समझ पाएँ एनिमल्स के बिहेवियर को, तो इस इंफॉर्मेशन से हम लोगों की जानें बचा सकते हैं, जैसे सुनामी है, अर्थक्वेक है, उस दौरान। डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस ह्यूमस। अब जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाते हैं, फिर वो डिके हो जाते हैं, यानी कि सड़ जाते हैं, तो वे ह्यूमस प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो वहाँ पे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो अच्छी हो जाती है। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल्स आर हंटेड फॉर वेरियस पर्पसेस। अब वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में जंगली जानवरों को बहुत सारे पर्पज़ के लिए मारा जाता है, जैसे कि उनका मीट के लिए, स्किन के लिए, हॉर्न्स के लिए, इस तरह से कई सारे पर्पज़ के लिए लोग उनको हंट करते हैं। दिस डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट। और ये क्या करता है, इन्वायरमेंट के इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। मैनी बर्ड्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। बहुत सारी बर्ड्स ऐसी हैं जो कि विलुप्त हो चुकी हैं, यानी ख़त्म हो चुकी हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अब विलुप्त होने के कगार पर है। हमारा जो जंगल है ये बायोडाइवर्सिटी का एक खजाना है। द हार्बर मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, और इनमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ एनिमल्स की स्पीसीज हैं। कहाँ पे, फॉरेस्ट में। आवर वर्ल्ड लाइफ सफ़र्स सीवरली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन। हमारा जो वाइल्ड लाइफ है वो अर्बनाइजेशन के कारण, शहरीकरण के कारण जंगलों को काटा जा रहा है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा इससे पीड़ित है। मैनी एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर नेचुरल हैबिटेट्स। बहुत सारे एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, अब है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो अपना नेचुरल हैबिटेट है वो खो दिया जंगलों के कटने के कारण। तो इस प्रकार से द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है ये आज की बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है। बहुत सारे स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं
ताकि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सके। उनमें से कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे हंटिंग और पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव बीन बैंड, यानी किसी भी वाइल्ड एनिमल का वो हंटिंग करना, पोचिंग करना यानी अवैध शिकार करना, ये पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ पनिशेबल ऑफेंस, किसी भी वाइल्ड लाइफ को किल करना एक क्या है, अपराध है, उसके लिए आपको सज़ा मिल सकती है। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर बीइंग सेट अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को सेट किया गया है। तो ये क्या होते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी हम आगे पढ़ेंगे। इंडिया में प्रेजेंट टाइम में अभी के समय में 103 नेशनल पार्क हैं और 528 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। तो देखिए नेशनल पार्क क्या होते हैं। A national park is a well-defined area for protection of wildlife। नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया है जो पूरी तरह से वेल डिफाइंड किया हुआ है कि ये एरिया जो है सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए है और उसके प्रोटेक्शन के लिए इसे बनाया जाता है। यहाँ पर जो विजिटर्स से घूमने आते हैं पार्क में, उन्हें यहाँ के फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को बिल्कुल भी मतलब कि कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। वो यहाँ सिर्फ घूमने तो आ सकते हैं, देखने आ सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उन्हें यूज़ करने का कोई राइट नहीं है। फायरवुड कलेक्ट करना, टिम्बर कलेक्ट करना फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज टोटली प्रोहिबिटेड, पूरी तरह से निषेध है। ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क जो यूएसए में है, इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस किया है, डिक्लेयर किया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इट इज़ ए डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड एरिया इन विच लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परमिटेड। ये एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है, घोषित किया गया है, जहाँ पर बहुत ही लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी को परमिशन दिया जाता है। जैसे नेशनल पार्क में क्या है कि यहाँ पे तो विजिटर्स जा सकते हैं, कोई भी फॉरेस्ट का प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे बस लिमिटेड ही ह्यूमन एक्टिविटी, यहाँ पे बहुत कम ही जा सकते हैं, कुछ वैसा ज़रूरत हुआ तभी, नहीं तो यहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं है। और हंटिंग एनिमल्स और कटिंग ट्रीज आर बैंड, यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से है। यहाँ पे तो लोग पूरी तरह से फायरवुड वगैरह, टिम्बर, ये सब कलेक्ट करना पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, लेकिन यहाँ पे लोग फायरवुड कलेक्ट कर सकते हैं, टिम्बर और मेडिसिनल हर्ब्स मॉडरेट अमाउंट में कलेक्ट किया जा सकता है, जिसका यूज़ वे रिसर्च या एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अगर कर रहे हैं तो उसके लिए वे कुछ लिमिट तक उसका यूज़ कर सकते हैं। यूनेस्को ने मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि इंडिया में है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। आगे मेरा है डू यू नो, इन इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोहिबिट्स पोचिंग, हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ। इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी वाइल्ड लाइफ का पोचिंग करना, अवैध शिकार करना, हंटिंग करना या फिर ट्रेड करना पूरी तरह से निषेध है, मतलब कि बिल्कुल नहीं आप कर सकते हैं। इन 1973 प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन इंडिया। 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ इंडिया में, जिसमें उसका एम था कि टाइगर्स को कंजर्व करना। शुरुआत में तो सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व सेटअप किए गए थे, फिर बाद में इन्हें बढ़ाकर 39 टाइगर रिजर्व 2010 तक 39 टाइगर रिजर्व सेट कर दिए गए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, ये टाइगर रिजर्व का इंडिया का फेमस प्लेस है। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। तो आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।